देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था पद परिचय। पद परिचय हमने पद परिचय के बारे में कुछ पढ़ा। पद परिचय किसे कहते हैं? पद परिचय में हम पढ़ रहे थे संज्ञा पद का परिचय। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी पद क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो उसमें हम पढ़ रहे थे संज्ञा पद का परिचय। संज्ञा पद का परिचय सबसे पहले हमें संज्ञा का ज्ञान करना। संज्ञा पद का परिचय में बताया ना, संज्ञा पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद, प्रकार, लिंग, वचन, कारक और संज्ञा का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ संबंध। तो उसमें हमने संज्ञा के बारे में तो पढ़ा। संज्ञा के तीन भेद पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बताए ना, कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। तो वो देखो, अन्य भेद। अन्य भेद में एक है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह का बोध होता हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा अलग से भी ले सकते हैं। अन्यथा इन दोनों को द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के ही दो भाग है। ये कई विद्वानों ने इनको अलग मान लिया है। वैसे जातिवाचक संज्ञा की है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह का बोध होता हो। जैसे ये ना, सेना, दल, भीड़, संसद, कक्षा, यानी जिसमें वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा में आता है वैसे तो ये समूहवाचक संज्ञा। तो सेना है, दल है, भीड़ है, संसद है, कक्षा है, ये एक प्रकार का क्या है? दल है, समूह। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से पता, द्रव्य पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से पता है द्रव्य, यानी जो द्रव्य पदार्थ है। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे नाप तोल वाले शब्दों का बोध हो या द्रव्य पदार्थों का बोध हो, वे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर पानी, घी या फल या धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे तो बताया नहीं, ये दोनों है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये संज्ञा के दो अन्य भेद भी है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा पद का परिचय तो हमने पढ़ा है। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए एक तो संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने संज्ञा का ज्ञान तो कर लिया। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में वर्णन। दूसरा टॉपिक था लिंग। एक तो संज्ञा के भेद, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक। मुख्य तो ये चार बिंदु है और पांचवा है वो क्रिया के साथ संबंध। तो अब हम शुरुआत करते हैं लिंग। अब दूसरा बिंदु है लिंग। हिंदी में लिंग का मतलब है पहचान चिन्ह।
पहचान या चिन्ह, यानी एक ऐसा चिन्ह, ऐसी पहचान जिससे लिंग का पता चले कि यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग का अर्थ क्या है? पहचान या चिन्ह। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले पहचान चिन्हों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के हैं। लिंग के दो भेद है। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो बताया ना, लिंग का मतलब पहचान या चिन्ह। तो ऐसा शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? लिंग। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नाम से पता चला है पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? पुल्लिंग। वे विकारी शब्द जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, ये पुल्लिंग शब्द है। या जैसे हाथी, शेर, ये पुल्लिंग शब्द है। राम, मोहन, हाथी, शेर, जैसे ये नाम आ जाए, काला, ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या होगा? इसमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द क्या कह जाते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीता, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ये काला पुल्लिंग है, जैसे ये कह देते काली, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो किसी का नाम आ गया जैसे गीता, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। किताब स्त्रीलिंग है। यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्दों को स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखो वो शब्द, देखो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। देखो समुद्रों के नाम हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे किसी समुद्र का नाम आ गया ना, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा। समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, नदियों के नाम, अगर समुद्रों का नाम आ गया है तो पुल्लिंग है, अगर नदियों का नाम आ गया है तो स्त्रीलिंग है। जैसे आ गया ना गंगा, यमुना, चंबल,
नदियों के नाम के साथ साथ आप जिलों के नाम और शामिल करो। जिलों के नाम भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे ये आगे ना, पुष्कर, सांबर, जयसमंद, राजसमंद, यानी जिलों के नाम भी किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन एक दो अपवाद ऐसे है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग है। ये नदियां न होकर के नद्य है, ये क्या है? ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये नदियां न होकर के क्या है? ये नद है। तो एक दो शब्द ऐसे ध्यान रखने। वैसे सारी नदियों और झीलों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन आदि को छोड़ करके। समुद्रों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग। इसी प्रकार देवताओं के नाम हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे ये नाम आ गया ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यानी देवताओं के जितने भी नाम है वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और स्त्री देवियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। जैसे किसी देवी का नाम आ गया ना, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। देवताओं के नाम है वो पुल्लिंग होंगे, और स्त्रियों के या देवियों के नाम है वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर देशों के नाम, किसी भी देश का नाम है वो पुल्लिंग होगा हमेशा। देशों के नाम है वो क्या होंगे? पुल्लिंग। जैसे भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, किसी भी देश का नाम है वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग जितनी भी भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मराठी है, सभी भाषाओं के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, भाषाओं के नाम है वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। और देशों के नाम में भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, ये। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के नाम, किसी भी पर्वत का नाम आ गया, जैसे अरावली, विंध्याचल, हिमालय, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। देव पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग होंगे। और लताओं के नाम स्त्रीलिंग। लताओं के नाम, किसी भी लता का नाम आ गया, बेल का नाम आ गया ना, वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे ये नाम आ गया ना, कोई नाम आ गया जैसे मालती, अमरबेल, ये सब क्या? स्त्रीलिंग। तो कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा, ये शब्द हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में। समुद्रों के नाम, देवताओं के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, इन नदियों को छोड़ करके। देवियों के नाम, इन देवियों के नाम है वो स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग, लताओं के नाम है स्त्रीलिंग। इसके अलावा देखो, धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। जैसे धातु आगे ने, सोना, लोहा, तांबा, धातुओं के नाम क्या होंगे? और रत्नों के नाम
रत्नों के नाम, धातुओं के साथ साथ रत्नों के नाम भी क्या होंगे? पुल्लिंग। जैसे आ गया ना कोई मोती, हीरा, पन्ना, तो ये क्या होंगे? पुल्लिंग। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। और तिथियां या नक्षत्र, इनके नाम हमेशा क्या होंगे? स्त्रीलिंग। जैसे तिथि है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, ये सब है वो किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग में। या नक्षत्र है जैसे रोहिणी, अश्विनी, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम, नक्षत्र के नाम है वो हमेशा किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। और धातुओं के नाम में, रत्नों के नाम में, वो हमेशा किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। धातुओं के नाम में एक अपवाद है, चांदी है, चांदी है वो किसमें आएगी? पुल्लिंग में। चांदी स्त्रीलिंग होगा। धातुओं में सोना है, लोहा है, तांबा है और अन्य धातु है वो पुल्लिंग होंगे, लेकिन चांदी है वो क्या होगी? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार ग्रहों के नाम, जो मंगल है, शुक्र है, ग्रहों के नाम किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। मंगल, शुक्र, बुध, ये वो पुल्लिंग हो गए। लेकिन पृथ्वी भी एक ग्रह, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगा। ये एक अपवाद है, पृथ्वी है वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। अन्य ग्रहों के नाम है वो पुल्लिंग होंगे, पृथ्वी को छोड़ करके। इसी प्रकार वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम जितने भी ये वृक्ष है, जैसे पीपल है या आम है, जितने भी वृक्षों के नाम है, नीम है, तो ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन वृक्षों में भी अपवाद है, जैसे खेजड़ी है, जामुन, इमली, ये कई वृक्ष है, ये स्त्रीलिंग होंगे। खेजड़ी, जामुन, इमली, तुलसी, ये कई वृक्ष है, ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अन्य सभी वृक्षों के नाम है वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में। अनाज है, अनाज पुल्लिंग में आएंगे। अनाजों के जितने भी नाम है ना, गेहूं है या बाजरा है, तो ये जितने भी अनाज के नाम, इसमें एक मक्का और ज्वार को छोड़ करके, ज्वार और मक्का को छोड़ करके सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में। तो ये है लिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहलाता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग। तो संज्ञा पद का परिचय में हमें है, संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। इसी प्रकार है दूसरा पॉइंट, लिंग की संज्ञा पद का परिचय देने के लिए लिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। अब तीसरा है वचन। तो देखो तीसरा बिंदु है वचन। हिंदी में वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। वैसे तो है आम भाषा में है, हमने कोई भी वादा कर लिया, कोई भी सौगंध, कसम, उसको भी क्या बोलते हैं? वचन, कि इसने ये वचन ले लिया है, वचन भर लिया है। लेकिन हिंदी में वचन है, इसको कहते हैं संख्या को, यानी ऐसी संख्या जिससे एक या अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन के दो भेद है। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? वचन का मुख्य अर्थ तो क्या हो गया? संख्या के ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का या एक से अधिक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन हिंदी में कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी ऐसे शब्द जिससे किसी एक ही
संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का, यानी एक ही संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे मैं कह दिया कि राम पढ़ता है, तो यहां ये क्या हो गया? एक वचन। एक वचन। बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में है वो जिससे एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुत यानी एक से ज्यादा संख्याओं का बोध होगा उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो देखो बहुवचन जैसे ये आ गया पुस्तकें, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक वचन हो गया, पुस्तकें बहुवचन हो गया। जैसे लड़का एक वचन है तो लड़के बहुवचन हो गए। तो ये वचन यानी हिंदी में वचन है दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए हमें वचनों का ज्ञान होना चाहिए कि वचन कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द आएंगे, वो क्या कहलाएंगे? एक वचन। और एक से अधिक संख्याओं का बोध कराएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? बहुवचन। तो ये एक वचन और ये बहुवचन। एक वचन में जैसे आ गया राम आ गया, जैसे लड़का आ गया, जनता है वो एक वचन है, जल है वो एक वचन है, हवा है एक वचन है, यानी इस प्रकार के शब्द है वो क्या होते हैं? एक वचन। बहुवचन में प्राण है वो हमेशा क्या होगे? बहुवचन। आंसू बहुवचन, वर्षा, ये ऐसे शब्द है वो क्या होंगे? हस्ताक्षर बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा पद का परिचय देने के लिए हमें अब किसका ज्ञान होना चाहिए? कारक का। तो अब देखो कारक। कारक कारक का मतलब होता है करने वाला, करने वाला या क्रिया का निष्पादक, क्रिया को संपादित करने वाला क्या कहलाता है? कारक। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में जब अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ये कारक के 8 भेद है। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये तो है कारक। इसके विभक्ति चिन्ह भी है। विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे साधन के लिए, यानी कर्ता जब किसी साधन से काम करता है तो से या के द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से, लेकिन ये से क्या है? अलग होने के योग में, अलग होने के योग में। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नि। अधिकरण, अधिकरण का में, पर, पे और संबोधन पे,
अरे अहो, ये इसके विभक्ति चिन्ह है, यानी कारक, कारक के 8 भेद है और ये इसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जैसे ये आगे ना, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ने का लोप है, ने दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन ने आएगा भूतकाल में। अगर ये होता ना, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो भूतकाल में ने आएगा, वर्तमान काल में, भविष्य काल में ने नहीं होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये कर्ता कारक है। कर्ता जिस कार्य को रुचिपूर्वक कर रहा है या क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ रहा है वह क्या कहलाता है? कर्म। और कर्म का विभक्ति चिन्ह को। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये राम का क्या हो गया? कर्म, या राम पुस्तक को पढ़ता है। कर्ता जिस साधन से अपना कार्य पूरा करता है वह साधन क्या कहलाता है? करण। अगर ये होता कि मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पत्र लिखने का साधन क्या हो गया? कलम। तो करण कारक में क्या होगा? साधन। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? संप्रदान। जैसे राजा भिखारी के लिए वस्त्र देता है, तो भिखारी के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के योग में अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पेड़ से ये क्या हो गया? अपादान कारक। संबंध, जब एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। जैसे दशरथ राम के पिता थे, तो यहाँ दशरथ राम के पिता, दशरथ और राम का क्या बताया? संबंध। अधिकरण कारक, जहाँ क्रिया का आधार हो, जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही हो उसमें क्या होता है? अधिकरण कारक। जैसे वन में मोर नाचता है, तो मोर के नाचने का जो आधार है, क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? वन में। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। संबोधन कारक में जिसको पुकारा जाए, बुलाया जाए, जैसे हे राम या अरे मोहन, तो ये संबोधन कारक। तो यहाँ तो आपको सामान्य इसका परिचय दिया गया है। अगर आप इसको विस्तारित रूप से पढ़ना चाहे तो कक्षा 10 में भी एक टॉपिक चल रहा है, कारक, काल और वाच्य। कारक, काल, वाच्य। तो ऑनलाइन क्लास में आप कक्षा 10 के इस पाठ्यक्रम में कारक का विस्तारित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सामान्य परिचय दे दिया है। अगर विस्तारित रूप से पढ़ना चाहे तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में करवाइए कारक, तो उसमें पूरे कारक है, उसकी उदाहरण से पूरी परिभाषा है। तो ये हो गई संज्ञा पद का परिचय देने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो संज्ञा के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो संज्ञा के बारे में बता दिया, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद, लिंग, वतन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। तो इन बातों का ज्ञान होगा, उसके बाद ही हमें वो आएगा संज्ञा पद का परिचय। तो अब हम कल करेंगे संज्ञा पद का परिचय।